देखो बौद्ध धर्म की जो पहली लहर थी मध्य हिमालय में कब पहुंची? मध्य हिमालय में पहुंची थी अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल के 17वें 18वें वर्ष में। पिछले 2 साल से तो फिलहाल, आजकल तो क्या हो रहा है कि लहर का नाम सुनते ही लोग डर जा रहे हैं। पिछले 2 साल से जब से कोरोना की लहर आ रही है, पहले क्या होता था, जैसे बौद्ध धर्म की लहर आ गई, जैन धर्म की लहर आ गई, ठीक है, किसी टाइम पे क्या होता था, आदि शंकराचार्य आए तो पूरे विश्व में हिंदू धर्म की लहर आ गई। अब आजकल क्या हो रहा है, कोरोना के नए नए वेरिएंट की लहर आ रही है। अभी थोड़े टाइम पहले सारे न्यूज़ चैनल में चिल्ला रहे थे कि ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, अभी अमेरिका से इंडिया में आने वाला है। पहले मुझको लगा कि मैगी का कोई नया प्रोडक्ट होगा, आजकल ही लॉन्च हुआ है और थोड़े दिनों में इंडिया में आ जाने वाला है, और बाद में पता चला ये तो कोरोना के चाचा का लड़का है। अब पता नहीं क्या क्या आने वाले हैं, कभी चाचा का लड़का आएगा, कभी मौसा का लड़का आएगा, कभी समोसे का लड़का आएगा, ठीक है ना, देखते जाओ क्या क्या आने वाला है। तो फिलहाल इससे कोई ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मध्य हिमालय की अगर मैं बात करूँ तो मध्य हिमालय में क्या है, देखो मध्य हिमालय में देखो, जब अशोक का शासन था तो उसके शासनकाल के 17वें 18वें वर्ष के बीच में क्या होता है, मध्य हिमालय में बौद्ध धर्म की लहर पहुंचती है। और इसी टाइम पे, और अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? अशोक का शासनकाल था 269 से 232। कब से कब तक? 269 से 232 BCE तक। और BCE क्या होता है? BCE होता है आप लोगों का ये जीसस के जन्म से पहले, ठीक हो गया। 0 से हम आगे को काउंट करेंगे और 0 से पीछे को काउंट करेंगे, तो जब 0 से पीछे को काउंट करेंगे तो क्या आएगा? BCE आएगा। और यही टाइम था, ठीक है, जिस टाइम पे मध्य हिमालय में बौद्ध धर्म की लहर आई। और साथ साथ ही क्या होता है, देखो यहाँ पे को आते हैं कुनिंद, ठीक है, मध्य हिमालय में जो कुनिंद सत्ता है वो भी इसी टाइम पे आती है, ठीक, कुनिंद सत्ता। अब ये जो कुनिंद सत्ता है, इसका जो इतिहास है, इसके इतिहास को जानने के लिए जो मेन सोर्स है वो क्या है आप लोगों का? इनकी मुद्राएं, ठीक है। मेन सोर्स क्या है? इनकी मुद्राएं। देखो इनकी मुद्राओं से हम लोगों को इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इनकी जो मुद्राएं थी बेसिकली ये 3 प्रकार की थी। कुनिंदों की मुद्राएं क्या थी? ये बेसिकली कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन। एक थी अमोघ मूर्ति प्रकार, अमोघ मूर्ति प्रकार, ठीक है, अमोघ मूर्ति प्रकार की मुद्राएं। दूसरी थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। और तीसरी थी चत्रेश्वर, ठीक है, तीसरी क्या थी? चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी। चत्रेश्वर। तो बेसिकली ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब डॉक्टर अजय राउत की बुक में दिया है। जो डॉक्टर अजय राउत की बुक है उसका पेज नंबर 10, उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे को दे रखा है, और वैसे उतना देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे को हो जाएगा हम लोगों का। अब देखो एक चीज का ध्यान देना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमोघ मूर्ति, ठीक है, अमोघ मूर्ति किस वंश के शासक थे, किस वंश के राजा थे, तो आंसर क्या होगा? सीधा सा है, कुनिंदों की मुद्राएं प्राप्त हुई ना ये 3, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि अमोघ मूर्ति किस वंश के शासक थे? कुनिंद वंश के शासक थे। एग्जाम में ऑप्शन ऐसा ही होगा, कुनिंद, कुषाण, ठीक है, शक, नाग, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या थे, ठीक है, अमोघ मूर्ति जो थे ये कुनिंद वंश के राजा थे। अब इन्होंने जो मुद्राएं बनाई थी ना, हाँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है ना कि अमोघ मूर्ति प्रकार क्या है, अल्मोड़ा प्रकार क्या है, चत्रेश्वर प्रकार का क्या है, देखो कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली होता क्या था, जैसे कोई भी शासक अपनी मुद्राएं छापते थे तो सबका क्या होता था, अलग अलग तरीका होता था। आजकल तो क्या है, जैसे पूरे इंडिया में क्या है, एक ही टाइप की करेंसी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अलग अलग राजाओं की अलग अलग करेंसी होती थी। तो जैसे समुद्रगुप्त को ले लो, उसकी जो करेंसी है उसमें क्या है, एक तरफ समुद्रगुप्त को वीणा पकड़े हुए दिखाया गया ना, तो वो वीणा प्रकार की मुद्राएं हो गई कि जहाँ पे कोई एक जैसा पैटर्न मिला है। तो वैसे ये हो गया उनके समय पे जो सब छपी थी
अमोघ मूर्ति के समय पे जो मुद्राएं बनाई गई थी वो कौन सी हो गई, अमोघ मूर्ति प्रकार। तो वैसे ही अल्मोड़ा प्रकार और चत्रेश्वर प्रकार, एग्जैक्टली मैंने भी देखी नहीं है ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कैसी थी। फिलहाल हमने उससे कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। कौन सा हम लोगों ने उसका दाल भात बनाना है। तो देखो ये अमोघ मूर्ति प्रकार की मुद्राएं अल्मोड़ा और चत्रेश्वर। इसमें ये जो अमोघ मूर्ति प्रकार की मुद्राएं हैं ये किस चीज़ से बनी थी, ये बनी थी रजत और ताम्र से, ठीक है। इसको भी याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि अमोघ मूर्ति प्रकार की मुद्राएं किससे बनी थी, किससे, रजत और ताम्र से बनी थी। और इनमें लिपि कौन सी लिखी थी, जो लिपि थी इनकी, ठीक है, इनकी जो लिपि थी देखो ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी। किसी किसी मुद्रा में ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियां थी और किसी मुद्रा में क्या होता था, केवल ब्राह्मी होती थी, केवल ब्राह्मी, ठीक है। मीन्स कि कुछ ऐसे सिक्के मिले जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियां हैं और कुछ ऐसे मिले जिसमें केवल ये है ब्राह्मी लिपि लिखी है, उसमें ज़्यादा कोई दूसरी लिपि लिखी नहीं है। देखो जो कत्यूरी घाटी है, कत्यूरी घाटी में जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की संख्या कितनी है, 54। तो सिंपल सा क्वेश्चन कि कत्यूरी घाटी में, कत्यूरी घाटी से प्राप्त अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की संख्या कितनी है, 54। अगर बहुत ज़्यादा डीपली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और 4-5 जो क्वेश्चन होते हैं जिनसे मेरिट बनती है वो ऐसे ही होते हैं जो एकदम डीप पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कितनी है, 54 है। अब देखो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ कि चत्रेश्वर प्रकार की कितनी संख्या है, अमोघ मूर्ति प्रकार की कितनी संख्या है, बुक में दिया ही नहीं है इतना डीपली। देखो जो बुक में दे रखा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की संख्या 54 दे रखी है, इनकी संख्या दे नहीं रखी है, ठीक है। तो मेरा काम है कि अजय राउत, जो डॉक्टर अजय राउत की बुक है उसको कंप्लीट करना, उसमें जो जो फैक्ट हैं वो मैं आप लोगों के सामने निकाल के ला रहा हूँ। अब कोशिश करना इसको सर्च करने की, वैसे सच बताऊँ इतना टाइम बर्बाद मत करना, इतना कुछ नहीं आएगा। जो जो आप लोगों का बुक में दे रखा है लगभग उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है, 54 है। अब देखो क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है कि चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं किससे संबंधित हैं, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, कुनिंद हो जाएगा, क्योंकि ये इन्हीं तीनों की है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं किससे संबंधित हैं, वो भी कुनिंद से हैं। अभी तो हम लोगों ने लिख रखा है, पता चल जा रहा है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ऐसा नहीं होगा। एग्जाम के टाइम पे आ जाएगा कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं किससे संबंधित हैं, नीचे से ऑप्शन दे दिया कुनिंद, कुशान, शक, नाग वगैरह इस तरीके से, तो वहीं पे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दिमाग में रखना कुनिंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, अमोघ मूर्ति, अल्मोड़ा और चत्रेश्वर। अब इसके बाद क्या होता है, और साथ साथ ही यहाँ से इनका क्रम भी याद रखना। तो देखो कौन आए, कुनिंदा आए, ठीक है। अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, कुनिंदों के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद कौन आते हैं, कुषाण आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, कुषाण आते हैं। ये के करके याद करना, पहले कौन आए, कुनिंद, उसके बाद कौन आए, कुषाण आए। ये जो कुषाण आए ये 1ली से 3री शताब्दी के बीच आए। अभी जो बात चल रही है वो 0 से पहले की बात चल रही है, 0 से पहले ये 2री और 3री शताब्दी की बात चल रही है। 0 के बाद 1ली और 3री शताब्दी के बीच कौन आते हैं, कुषाण आते हैं। तो कुषाण कब आए, 1ली से 3री शताब्दी के बीच आते हैं। तो क्रम यही होगा, पहले कुनिंद, उसके बाद कुषाण। फिर कुषाणों के बाद कौन आते हैं, कुषाणों के बाद आते हैं यौधेय, ठीक है, यौधेय। कुषाणों के बाद कौन आएंगे, यौधेय आएंगे। तो यौधेय आए मध्य हिमालय में 3री-4थी शताब्दी में, 3rd-4th सेंचुरी, ठीक। कब आए, 3री-4थी शताब्दी में आए। देखो कुनिंद, कुषाण, कुषाण के बाद कौन आए, यौधेय, क्योंकि एग्जाम में क्रम आ सकता है पूछने को, ठीक है, क्रम पूछा जा सकता है कि ऐसे कुनिंद दे दिया, कुषाण दे दिया, यौधेय दे दिया, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से सबसे पहले कौन आए,
ठीक है, या फिर क्रम से लगाव करके पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कौन आए उसके बाद कौन आए, तो इनका क्रम भी याद रखना। जो मेन है उनका क्रम याद रखना, क्योंकि अब देखो ना इसके बीच भी तो आए होंगे, ठीक है, इनके बीच भी तो कुछ ना कोई आए होंगे, जो हो सकता है कोई 1 साल के लिए आया, कोई 2 साल के लिए आया, लेकिन पता कहाँ है इतना इतिहास के बारे में। ये जो योद्धे थे इन्हीं को युगसैल भी बोला जाता है। हाँ, इन्हीं को क्या बोलते हैं, युगसैल। तो कंफ्यूज मत होना कि युगसैल कौन है और योद्धे कौन है। तो यही क्या है आप लोगों के, युगसैल भी हैं। तो देखो जो युगसैल वंश का शासक था ये था सीलवर्मन। ठीक है, युगसैल वंश का शासक कौन था, ये था आप लोगों का सीलवर्मन। सीलवर्मन। और ये जो सीलवर्मन था इसने क्या किया था, देखो एक अश्वमेघ यज्ञ किया था यमुना के तट पे। ठीक है, यमुना नदी के तट पे क्या किया था, एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो क्या होता था अश्वमेघ यज्ञ में, नाम पढ़ने में दिक्कत होती है कभी कभी। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था इसमें कि घोड़े को छोड़ दिया करते थे, ठीक है, और घोड़ा जहां जहां भी जाता था वो एरिया क्या होता था, जो अश्वमेघ यज्ञ करता था उसका हो जाता था। और जिसने उस घोड़े को रोका उसने क्या करना होता था, युद्ध करना होता था। तो ये ओवरऑल इनका जो कॉन्सेप्ट था, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था, पुराने जितने भी शासक थे, भले ही उत्तराखंड से रिलेटेड हो, मध्य हिमालय से रिलेटेड हो, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, इनका क्या होता है, देखो इनका ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था कि शांति हमको नहीं चाहिए, युद्ध करना है तो करना है किसी भी हालत में। ठीक है, अगर कोई बहाना नहीं मिलता है युद्ध करने का तो क्या करो, घोड़ा छोड़ दो। जहां जहां अब देखो कोई ना कोई तो घोड़े को रोकेगा ना, किसी के राज्य में घोड़ा घुस गया तो उसको रोकेगा कोई ना कोई, और जो रोकेगा तो उसके साथ युद्ध करना है। मतलब शांति नहीं चाहिए इन लोगों को। इन लोगों का क्या था, एट एनी हाउ किसी भी कंडीशन में क्या करना है, युद्ध करना है। वैसे तो ये आज के टाइम पे भी होना चाहिए। वैसे 8-10 घोड़े चाइना में छोड़ देने चाहिए, ठीक है, 8-10 घोड़े वैसे ही उधर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दो, अफगानिस्तान की तरफ छोड़ दो, जिसका जितना पहुंचता है, ठीक है, जहां तक घोड़ा जाता है और राज्य हमको दे दो, उतना हिस्सा हमको दे दो, नहीं तो क्या करो, 1-2 बम के गोले फेंक दो। अब ये जो, ठीक है, ये जो शासक थे, देखो इसमें क्या होता है आप लोगों का कि इसके बाद ये आता है नागवंश। अभी कौन सा पहुंचा था, कुनिंदा आ गए आप लोगों का दूसरी और तीसरी शताब्दी। ठीक है, दूसरी और तीसरी शताब्दी BCE होगा, बिफोर ये सॉरी जीसस के जन्म से पहले। कुषाण आ गए, ये भी दूसरी तीसरी शताब्दी, ठीक है, और ये होगा CE यानी कि जीसस के जन्म के बाद। योद्धे आ गए कब, योद्धे आए आप लोगों के रुकना कहीं कुछ डेट गलत तो नहीं हो रही है, हाँ ठीक हो रहा है, योद्धे आ गए 3rd-4th में, ठीक है, 3rd-4th सेंचुरी में C। उसके बाद आ गए आप लोगों के कौन, नागवंश। मध्य हिमालय की बात कर रहा हूँ हमें, केवल नागवंश। तो ये जो नागवंश आता है ये कब आता है, ये आता है 6th-7th सेंचुरी, 6ठी-7वीं शताब्दी में। कौन आ जाता है, नागवंश आ जाते हैं। अब देखो एग्जाम में ये भी हो सकता है, हाँ देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है तो इस तरीके से भी बन सकता है कि नागवंश कब तक था। ऑप्शन A 6ठी शताब्दी, ऑप्शन B ठीक है 8वीं-9वीं शताब्दी, ऑप्शन C 3री-4थी शताब्दी। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन घुमाना है, अब आयोग कैसे भी घुमा सकता है क्वेश्चन। अब इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है नागवंश के बारे में, देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है। नागवंश के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है ये त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। किससे, त्रिशूल। बस एग्जाम में अगर ऐसा आएगा कि त्रिशूल लेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, अभी आया था लोअर PCS में क्वेश्चन आया था, कौन सा था,
तालेश्वर ताम्रपत्र, उसमें किसकी राजधानी के बारे में बताया इस तरीके से ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और पॉसिबिलिटी बनती है, वहाँ वैसा पूछा है तो यहाँ पूछ सकते हैं कि त्रिशूल लेख में किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो याद रखना नागवंश। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो ना, जैसे शिव जी है ना, तो शिव जी के पास क्या होता है, त्रिशूल भी होता है, नाग भी होता है। तो नाग और त्रिशूल आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक। और ये जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ था, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये गोपेश्वर से प्राप्त हुआ था, ठीक है। कहाँ से, गोपेश्वर, गोपेश्वर गढ़वाल, ठीक है। ये मेन फैक्ट है, इनको दिमाग में रखना। तो त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, गोपेश्वर गढ़वाल से, ठीक है। और किसकी सूचना मिलती है, नागवंश के अस्तित्व की सूचना मिलती है किससे, त्रिशूल लेख से। त्रिशूल लेख में 4 शासकों के नाम दिए थे, जैसे स्कंदनाग हो गया। अब ऐसे इनको याद रखने की जरूरत है नहीं, फिर भी सुन लो, स्कंदनाग, इन 4 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। स्कंदनाग, विभुनाग, 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 नाम के आगे नाग लगा है ना, उसी से ऐसा लग रहा है कि जैसे कई डेंजर राजा होते होंगे, ठीक है, इतना खतरनाक नाम। अंशुनाग और गणपति नाग, अंशुनाग, ये तो भोला भाला नाम लग रहे हैं, अंशुनाग और गणपति नाग, ये थोड़ा ठीक है, साउथ का ऐसा नाम ना, गणपति नाग, ठीक है। 4 शासकों के नाम मिलते हैं, कौन कौन से, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। कौन से लेख में मिलता है ये, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि जैसे स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग, ये किस लेख में प्राप्त होते हैं, तो किस लेख में प्राप्त होते हैं, ये गोपेश्वर लेख में प्राप्त होते हैं। अब एक बार इनकी वो सुन लो, जो मेन है उसमें जैसे नाग है, इनकी जो राजधानी थी वो थी गंगाद्वार, ठीक है। नाग वंश के जो शासक हैं, इनकी राजधानी कहाँ थी, गंगाद्वार। और गंगाद्वार कहाँ पे को है, गंगाद्वार क्या होता है, ये हरिद्वार के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। कहाँ का, हरिद्वार के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है आप लोगों का, गंगाद्वार। तो नागों की राजधानी कहाँ थी, गंगाद्वार। कुनिंदों की राजधानी कहाँ थी, ये कुनिंद, कुनिंदों की राजधानी थी सुबाहुपुर। और सुबाहुपुर किसका नाम है, सुबाहुपुर है श्रीनगर का नाम। अब हम सुबाहुपुर जाएंगे, क्या गजब का नाम है, सुबाहुपुर, सुबाहुपुर। आज के बाद श्रीनगर जाना होगा तो श्रीनगर जा रहे हैं मत बोलना, हम सुबाहुपुर जा रहे हैं, सुबाहुपुर का टिकट काटो, ठीक है। कुनिंद, इनकी राजधानी सुबाहुपुर, और ये क्या है, श्रीनगर, ठीक। श्रीनगर का पुराना नाम हो गया सुबाहुपुर। असुरबाण, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन असुरबाण की राजधानी देख लो। देखो असुरबाण की राजधानी तो क्या, ये कहाँ पे को थे, ठीक है, असुरबाण। इनके अंडर जो एरिया था वो था अलकनंदा का बायां तट, ठीक है, बायां था दाहिना था पता नहीं, हाँ सॉरी, अलकनंदा का ना तो बायां ना तो दायां, ये था उत्तरी भाग, अलकनंदा नदी का, अलकनंदा नदी का उत्तरी भाग, ठीक है। ये किसके अंडर था, असुरबाण। अब देखो ऐसा है ना, इस बुक में भी जैसे जो मेन फैक्ट हैं वो तो मैंने बता दिए। आप कहीं पे को, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं हैं, 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब हमको उसके बारे में पता नहीं है, उन दोनों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि देखो वो ना तो बद्रीदत्त पांडे में दे रखा है ऐसा कोई फैक्ट, ना तो डॉक्टर अजय रावत में दे रखा है। ये मतलब इस टाइप के फैक्ट ना के बराबर हैं, और ना ही इंटरनेट में इनका कोई सोर्स है। तो इसका मतलब क्या है, जितना हम लोगों के पास बुकों में सोर्स है उतना ही हम लोग ने पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको पढ़ोगे ना, सच बताऊँ, इस बुक पढ़ोगे बोर हो जाओगे। तो इससे बेटर ये है कि आप ये वीडियो देख लो, 2-3 बार वीडियो को सुन लो, 2x की स्पीड में रखो, सुन लो उसको, तो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।